Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। बचपन में जब कोई बस पकड़ते थे हम तो समय बिताने के लिए क्या करते थे? जीके की किताब खरीदते थे। किताब जिसका कवर चाहे जो हो, अंदर एक जैसी बातें लिखी होती थी। वो पक्षी कौन सा था जो अपने पंजों में आदमी को लेकर उड़ जाता था? उकाब। वो कौन सा देश है जिसने ओलंपिक में 8 बार हॉकी का गोल्ड जीता? भारत। ये वाला जनरल नॉलेज हमें पचाने में कुछ दिक्कत भी होती थी, क्योंकि जो गौरव किताब में दर्ज था उसे हम अपने अगल बगल देख नहीं पाते थे। हॉकी कहीं नहीं दिखती थी, न स्कूल के मैदान में, न टीवी पर, न मेडल टैली में। कभी कभार कोई जीत की खबर आ गई तो ये जीके रिवाइज हो जाती थी। टीमें थी, तंत्र था, पर हॉकी लग रहा था जैसे कहीं खो गई है। लेकिन बहुत दिनों बाद हुआ है कि हॉकी न सिर्फ चर्चा में लौटी, बल्कि हमारी टीमें ओलंपिक जैसे प्रतिष्ठित खेल उत्सवों में बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। मेडल आए ना आए, लेकिन यह अब तथ्य है कि हॉकी निराशा के अंधेरे से बाहर आ गई है, चमक रही है। ये बदलाव कैसे हुआ, इसी पर बात होगी आज दिन की बड़ी खबर में। इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता और उस पर हो रही राजनीति की बात भी करेंगे। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये आईएनएस विक्रांत है, भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत जिसे खुद भारत ने बनाया है। ये भारत के इतिहास में बना सबसे बड़ा और जटिल तकनीकी वाला युद्धपोत है। आज ये अपने पहले सी ट्रायल के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के डॉक से बाहर आया। पूरे देश ने इसे खुले समंदर में तैरते देखा और गर्व महसूस किया। अब 1 साल तक नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड विक्रांत के सभी सिस्टम्स को परख कर देखेंगे। जहाज को उसकी सीमा तक ले जाकर टेस्ट किया जाएगा। करीब 1 साल तक अलग अलग ट्रायल्स के बाद विक्रांत अगले साल अगस्त में नौसेना में शामिल हो सकता है। और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास विमान वाहक पोत बनाने की तकनीक है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि विक्रांत का नौसेना में शामिल होना आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक तोहफे की तरह है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 42,625, ठीक हुए मरीजों की संख्या 36,668 और मौत का आंकड़ा 562। नए मामले सामने आने की दर धीमे धीमे बढ़ रही है। अभी हमने लगातार ऐसे दिन नहीं देखे जब एक पैटर्न में पहले से ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे हों। लेकिन देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4,10,000 के पार है। पिछले हफ्ते ये 4 लाख से नीचे आ गई थी। इसका मतलब हालात सामान्य होने के तमाम दावों के बीच भारत में केस लोड बना हुआ है और बढ़ भी रहा है। एक्सपर्ट अब इस बात पर एकमत होने लगे हैं कि अब हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में हालत चिंताजनक है। दूसरे सूबों में भले मामले कम रिपोर्ट हो रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये निकालना कि यहाँ संक्रमण काबू में आ चुका है जल्दबाजी होगी। हम अपने सारे दर्शकों से कहना चाहते हैं कि अपने सारे ज़रूरी काम करें, लेकिन सावधानी का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, चालान के डर से नहीं, सुरक्षा के ख्याल से, और मौका लगते ही टीका ज़रूर लगवाएं। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। आज पूरे दिन दिल्ली में एक दलित बच्ची के रेप और हत्या का मामला चर्चा में बना रहा। बच्ची 9 साल की थी। माँ बाप कूड़ा बीनकर गुजारा करते हैं। पुराने नंगल में शमशान के पास घर है। 1 अगस्त की शाम ये बच्ची शमशान में लगे कूलर से पानी लाने गई, फिर वापस नहीं लौटी। हमारे साथी मुरारी और मनोज बच्ची की माँ से मिले। उन्होंने उस शाम के बारे में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप मुझे बताओ। 5:30 बजे बच्ची माँ खेल रही थी। पापा भी इसका छोड़ कर आया था कि बेटा घर को चल, मैं जा रहा हूँ सब्जी लेवे, तेरी मम्मी घर गई है। तो बच्ची ने कही पापा मैं 2 मिनट खेल लेंगे, मैं अभी पानी लेकर जा रही हूँ। 2 मिनट खेल लेंगे, मैं पानी लेकर जा रही हूँ। मैं आ गई अपने घर आ गई थी तो पंडित आया था। बच्ची की माँ देखी है, बच्ची की माँ देखी है, बच्ची की माँ पीर बाबा पे।
पीर बाबा पे मैं पीर बाबा पे तो मैं किसी भैया का तन बुलवाई कि तुझे पंडित जी बुला रहे हैं, तुझे पंडित जी बुला रहे हैं। मैंने कहा किस लिए, मुझे नहीं पता। मैं गई तो मुझे तो सूद ही बोला, पंडित जी सूद है कि तेरी लड़की मर गई, तेरी लड़की मर गई। मेरी लड़की किस लिए मर गई, मेरी लड़की कैसे मर गई? ये बड़ा पेचीदा मामला है, मेरी छोटा मोटा ना समझे, पूरे समाज की मेरी बेटी कैसे मर गई कि करंट न पकड़ ले। लड़ाई को आप इतनी छोटी समझ फिर हम कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, मेरे को दे, मैं लड़ूंगा, फैसला करेंगे। तब बहन बोली कि हम पुलिस वाले ने बुलाएंगे 16 नंबर पर कॉल। आप पुलिस वाले मत बुलाओ, आप कॉल मत करो। बेटी की चीड़ा पारी करके पुलिस वाले और डॉक्टर बेच देंगे लिखा के सब सामान है। तो मैं यहीं रफे दफा कर दूँ, दबाव डाल दिया, मतलब डांट के दबाव डाल दिया। पंडित ने फिर कही बहुत लंबा केस हो जाएगा, बहुत लंबा कोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको मैं नहीं कर देता हूँ। पंडित ने लकड़ी जला दी, 7:30 बजे लकड़ी लगाई बच्ची की, 7:30 बजे बच्ची की लकड़ी लगाई है। पंडित ने जलाई, हम दूर बैठा दिए, आग न जल रही तो कह रहा अब तुम घर जाओ, अगर रोटी खाओ तो रोटी खा। मैं पंडित जी हम रोटी नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। तो फिर कह रहा कि तुम चुपचाप जाओ, धीरे रो मत, बिप्याओ मत, चुप जाकर तुम सो जाओ। दोनों पंडित ने बोली कि दोनों आदमी चुप सो जाइयो, 7 बजे आ जाओ तुम यहाँ। 7 बजे आकर तुम बच्ची के फूल चुगवा दियो और हम 8 बजे जमुना जी छोड़ी आएंगे। परिवार का आरोप है कि बच्ची का रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने की गरज ऐसी कि पुलिस को बिना बताए ही अंतिम संस्कार करा दिया गया, वो भी तब जब परिवार राजी नहीं था। बच्ची के पिता नहीं थे, मां को भी चिता से दूर बिठाया गया और ये सब करने का आरोप है शमशान के पुजारी राधे श्याम पर। उसके साथ 3 और आरोपी हैं, कुलदीप, लक्ष्मी नारायण और सलीम। आप इस मामले की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर जसपाल सिंह और इलाके के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह शामिल थे। लेकिन जब हमारी टीम ने बच्ची के घर के आसपास रहने वाले लोगों से बात की तो पुलिस के बर्ताव को लेकर एक दूसरी ही कहानी सामने आई। हाँ जी, और ऐसा भी कुछ सुनने में आया था कि उनको जेल में भी बंद कर दिया थोड़ी। हाँ, ये हमने ज़्यादा हंगामा खड़ा करा है जब उसके मम्मी पापा मतलब लेके आए, आगे पीछे लेके आए। थोड़ी देर पहले उसके पापा आए हैं, 5 मिनट में उसकी मम्मी लेके आए हैं। उनको बंद कर रहे हैं, लात में मारी है पुलिस वालों ने। इन आरोपों को लेकर हमने पुलिस से भी बात की, उनका पक्ष भी सुन लीजिए। अभी ये जानना चाह रहा था मैं कि जो 4 आरोपी हैं वो क्या पुलिस ने उनको कब गिरफ्तार? हाँ, उनको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया था और उनको अगले दिन कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। अभी वो जेसी चल रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में। और उन पे क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? मर्डर की है, रेप की है, पॉक्सो की है, SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की भी धारा लगी हुई है। पुलिस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने पीड़िता के जो माता पिता हैं उनके साथ मारपीट की और मामले को एक तरीके से दबाने की कोशिश की। उस पर पुलिस का क्या पक्ष है? जी, हम लोग यहाँ पे इनसे एंगेज कर रहे हैं काफ़ी देर से और इनको ये भी बोला गया अगर ऐसा कुछ है तो एक रिटर्न में कंप्लेंट दे देंगे, तो उस पर एक विजिलेंस जांच करवा ली जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा उसको हम लोग एक्शन लेंगे। अभी ये बात चल रही क्योंकि पुलिस की जो भूमिका उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या ऐसे में आपको ज़रूरत महसूस हो रही किसी SIT गठन की? ऑलरेडी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो ACP रैंक का अधिकारी कर रहा है, इंस्पेक्टर दिनेश साहब हैं, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन यही कर रहे हैं, तो एक गेजेटेड ऑफिसर कर रहा है। अभी फ़िलहाल SIT की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पीड़िता की क्योंकि मतलब बॉडी तुरंत जला दी गई और तो इसमें जो फॉरेंसिक सबूत हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर शायद मतलब इतनी क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो आ सकती है क्या नहीं आ सकती है। ये चीज़ें साइंटिफिक होती हैं
जितना भी बॉडी का रिमेन बचा हुआ है उसके आधार पे अगर कुछ पीएम में आएगा उसको हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेंगे। अगर नहीं आएगा, एफएसएल ने अपनी जो जितने भी स्पेसिमेंट्स उठाने थे सीन ऑफ इंसिडेंट से अकरेंस से वो ले लिए थे, उसमें कुछ आएगा उसको हम लोग शामिल कर लेंगे। बट ये साइंटिफिक चीज़ है, इसको ना हम झुटला सकते हैं ना उसको पैदा कर सकते हैं। पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि मामले से जुड़े सभी सबूत जल चुके हैं। बच्ची के शरीर के कुछ ही हिस्से बाकी हैं और उनके आधार पर यह मालूम नहीं चल पा रहा कि मृत्यु का कारण क्या है। इस मामले को लेकर रविवार रात से ही प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बच्ची के साथ बर्बरता करने वालों को फांसी की सजा हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि प्रदर्शन स्थल पर होकर आ चुके हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता ने इस मामले को राष्ट्रीय सुर्खियों में धकेल दिया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने दिल्ली आकर पीड़ित परिवार को कानूनी मदद की पेशकश की और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बच्ची के माता पिता से मिलने पहुंचे। बर्बरता हुई है, देखिए मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम इनकी मदद करने का। धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बच्ची के माता पिता से मिले और 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। केजरीवाल ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने का वादा भी किया। जो हादसा हुआ उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, इन मुलाकातों में राजनीति है। आरोप लगाया कि रेप के मामलों को सिलेक्टिव तरीके से उठाया जा रहा है और लगे हाथ विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों का नाम भी लिया। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हाँ, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे तो मन में तकलीफ होती है। संबित की ये बात समाचार चैनलों पर फ्लैश हुई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि निर्भया मामले में पीड़िता की मां से मिलने सुषमा स्वराज, भाजपा की दिवंगत नेता, क्यों गई थी? राजनीति का क्या तू मैं से आगे बढ़ने से रही? ये तो दिल्ली की बात हो गई। अब इसका यूपी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। कई लोग इसकी हाथरस रेप केस से तुलना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे हाथरस में रेप के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तब पुलिस ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। तो वहाँ पर भी भाजपा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और दिल्ली में प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, अमित शाह के अंडर में आती है। बहरहाल बात यह है कि हाथरस हो या दिल्ली या देश का कोई दूसरा इलाका, रेप एक ऐसा अपराध है जो अमूमन एकांत में घटता है। संभव नहीं कि सारी वारदातों को समय रहते रोक लिया जाए, लेकिन कानून के पास ये ताकत होती है कि आरोपियों को ऐसी सजा दिलाए कि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई लाख बार सोचे। लेकिन कानून है कि खुद इल्जाम झेल रहा है कि वो पीड़ितों के नहीं, आरोपियों के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है। और संयोग की बात है कि जिस दिन इस मामले पर राजनीति ने तूल पकड़ा, उसी दिन केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए केंद्रीय योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक अदालतें जारी रखी जाएंगी। इनमें से 389 अदालतों में सिर्फ पॉक्सो के मामले सुने जाते हैं, यानी बच्चों के खिलाफ हुए यौन अपराधों के मामले।
इन सभी अदालतों पर कुल 1572 करोड़ खर्च होगा, जिसमें से 971 करोड़ केंद्र अपने पास से देगा, 601 करोड़ संबंधित राज्य अपने पास से खर्च करेंगे। इन अदालतों में चलने वाले ज्यादातर मामलों का संबंध यौन अपराधों से होता है। ये अदालतें फिलहाल 28 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चल रही हैं। केंद्र की कोशिश इस आंकड़े को बढ़ाकर 31 करने की है। दिल्ली में बच्ची से हुई बर्बरता के मामले पर हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है। उसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। अगली और आखिरी सुर्खी, इसका संबंध संसद से है। आप अगर काम की बात पूछेंगे तो हमें मजबूरन कहना पड़ेगा, आज भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका सवाल यह है कि आज ड्रामेबाजी में क्या हुआ, तो हम पूरी रात कथा बांचते रह सकते हैं। चाहे वो संसद के बाहर अकाली दल की हरसिमरत कौर और कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू का झगड़ा हो, या फिर राज्यसभा के अंदर अपना विरोध दर्ज कराने की तृणमूल सांसदों की गुरिल्ला तकनीक। आज मसाला बहुत है। हंगामे के लिए 6 तृणमूल सांसदों को निलंबित भी किया गया। यही सब लोकसभा में भी हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा और फिर स्थगन। सदन में बिलों के पास होने पर डेरेक ओब्रायन की टिप्पणी को लेकर मंथन भी चल रहा है। आज फिर झटपट बिल पेश होते रहे, हंगामे के बीच पास होते रहे। इन सब पर विस्तृत जानकारी आप हमारे खास शो संसद में आज में देख सकते हैं। वैसे आप ये शो रोज देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे और आपके माननीय देश की सर्वोच्च पंचायत में क्या कर रहे हैं। सुर्खियां बीत गई, बड़ी खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं कि ओलंपिक में आज क्या हुआ, 5 छल्लों वाली प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ, टोक्यो में क्या हुआ। टोक्यो में 4 अगस्त का दिन भारत के लिए कमाल का रहा। फिर चाहे रिजल्ट हो या उन्हें हटाकर सिर्फ प्रदर्शन की बात करें, टीम इंडिया हर मोर्चे पर बढ़िया दिखी। आज के दिन हम कई जगह हारे, कई जगह जीते, लेकिन हर हार में एक चीज कॉमन रही, हमने अपने से कई गुना मजबूत टीमों को करारी टक्कर दी। पहली खुशखबरी एथलेटिक्स से आई। जेवलिन थ्रो करने वाले यानी भाला फेंक करने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने कमाल किया। पहली बार ओलंपिक में उतरे हैं, क्वालिफाइंग स्टेज में थे और अपने पहले ही थ्रो में भाले को 86.65 मीटर फेंका। नीरज अपने ग्रुप में और ओवरऑल रैंकिंग में टॉप रहते हुए जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए हैं। हालांकि उनके साथ शिवपाल सिंह यादव थे, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। बात रेसलिंग की करें, कुश्ती की, तो भारतीय पहलवानों ने दिन यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह की शुरुआत महिला पहलवान अंशु मलिक की हार से हुई, लेकिन शाम आते आते रवि दहिया ने एक मेडल पक्का कर दिया। रवि 57 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड बाकी थे उनके मैच में और वो 2-9 से पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने सामने वाले पहलवान को यूं पटका कि खेल खत्म। अब उन्हें गोल्ड मेडल के लिए रिंग में उतरना है। दिन के दूसरे मुकाबलों में दीपक पुनिया ने 86 किलो के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया और वहां पर वो अमेरिकी पहलवान से हार गए। हालांकि वो अभी भी ब्रॉन्ज मेडल की रेस में बाकी हैं। दिन में हारने वाली इकलौती पहलवान अंशु मलिक भी शाम आते आते मेडल की रेस में आ गई, क्योंकि उन्हें हराने वाली पहलवान के फाइनल में पहुंचने के चलते वो रेपचेज के जरिए ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती हैं। ये रेपचेज क्या है? हिंदी पिक्चर का पुनर्जन्म मान लीजिए। अब ये पुनर्जन्म वाला कनेक्शन क्या है? यदि कोई रेसलर, जैसे हमारे केस में हमारी भारत की रेसलर अंशु नॉकआउट में दौर में हार गई, यानी अपने मुकाबले में हार गई और प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई, लेकिन जिससे वो हारी थी वो फाइनल तक पहुंच गया, तो अंशु को यानी हारे हुए पहलवान को दोबारा मौके मिलने लगते हैं। कैसे मिलता है मौका? फाइनल वाले पहलवानों से जो भी पहलवान उसके फाइनल में पहुंचने तक हारे हैं, वो अलग अलग ग्रुपों में रेपचेज मैचों के जरिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल में हारे दोनों पहलवानों के खिलाफ उतरते हैं और इस बाउट के विनर को मिलता है कांसा। अंशु के केस की बात करें तो उन्हें क्वार्टर फाइनल में हारी पहलवान से भिड़ना होगा। उसे हराया तो पहुंच जाएंगी सेमीफाइनल में हारी पहलवान के सामने, और उसे भी हरा दिया तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। साक्षी मलिक को ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल मिला था। दीपक पुनिया की बात करें तो उनका केस उल्टा है। वो सेमीफाइनल में हारे हैं तो उन्हें अंशु की तरह ऊपर चढ़कर आने वाले पहलवान को हराना होगा, यानी सिर्फ एक मैच जीतकर वो ब्रॉन्ज घर ला सकते हैं। इस तरीके से भारत के लिए सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ओलंपिक ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। रेसलिंग के बाद अब बॉक्सिंग की बात करते हैं। सेमीफाइनल में पहुंच पहले ही ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर चुकी लवलीना बोरगोहाइन को आज हार का सामना करना पड़ा। विमेंस वेल्टरवेट यानी 69 किलोग्राम के इस मुकाबले में पूरी बहादुरी दिखाने के बाद भी लवलीना वर्ल्ड चैंपियन के सामने नहीं जीत पाई। अब वो कांसे के साथ लौटेंगी, लेकिन जब वो लौटेंगी तो उनके घर तक सड़क पक्की होगी और पूरा देश उनके स्वागत में होगा। सड़क पक्की का क्या रेफरेंस है? असम सरकार ने उनके घर तक जो सड़क खराब थी, कच्ची थी, उसे पक्की करवाने का काम शुरू करवा दिया है। और भी अपडेट है। दिन के आखिरी मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम के सामने अर्जेंटीना थी। टीम इंडिया ने मैच की बेहतरीन शुरुआत की। पहले क्वार्टर में 1-0 की लीड ली। टीम के लिए क्वार्टर फाइनल में गोल करने वाली ड्रैग फ्लिकर गुरजीत ने
ये गोल किया, क्वार्टर फाइनल में भी, सेमीफाइनल में भी। लेकिन इसके बाद अर्जेंटीना की टीम ने मैच में वापसी की। कप्तान नोएल मारिया ने 2 गोल किए और टीम को 2-1 की जीत दिला दी। भारतीय महिला हॉकी टीम अब ब्रॉन्ज मेडल के मैच में ग्रेट ब्रिटेन से खेलेगी। हॉकी के साथ साथ गोल्फ से भी एक अपडेट है, अच्छा अपडेट भी है। 2 महिलाएं उतरी भारत की टीम की तरफ से, अदिति अशोक और दीक्षा डागर। अदिति ने बेहतरीन खेल दिखाया और पहले राउंड का खेल खत्म होने तक दूसरे नंबर पर बनी हुई हैं। हालांकि दीक्षा 56वें नंबर पर हैं। कल दूसरा राउंड खेला जाएगा। ये थे ओलंपिक के अपडेट। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हालांकि यहां भी खेलों की बात होगी। हॉकी में पुरुषों के बाद महिला टीम भी सेमीफाइनल में हार गई। ब्रॉन्ज की उम्मीद अभी बची है, लेकिन गोल्ड या सिल्वर का सपना टूट गया। पर बड़ी बात तो यह है कि इस बार हमने हॉकी टीम से मेडल की उम्मीद लगाई। आखिर बार कब ऐसा हुआ होगा आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि बड़े लंबे वक्त से ओलंपिक में हॉकी टीम का जाना ना जाना जैसे मायने ही नहीं रखता था। हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा, जब हॉकी में हम इतने फिसड्डी हैं तो फिर इसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों कहा जाता है। आधिकारिक रूप से ऐसा है नहीं, लेकिन जनमानस इस खेल को इसी तरह से देखता है। क्यों? इसका जवाब मिलता है भारत में हॉकी के इतिहास के पन्ने पलटने पर। ओलंपिक में आज हम सोने के एक तमगे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन एक वो दौर था जब हॉकी में हर बार भारत का गोल्ड पक्का होता था। ओलंपिक के फाइनल मैच पे भी भारत एक तरफा जीत दर्ज करता था। वो दौर जब हमारे दद्दा यानी कि मेजर ध्यानचंद और उनकी टीम स्टिक लेकर मैदान पर उतरती थी तो दुनिया में कोई हराने वाला नहीं होता था। कितने किस्से सुने हैं हमने भारत में हॉकी के स्वर्णिम दौर के। वो किस्सा कि हिटलर के सामने भारत ने बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी को बुरी तरह धोया, इतनी बुरी तरह कि झल्लाकर तानाशाह हिटलर स्टेडियम से चला गया। या वो किंवदंती कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखकर हिटलर ने जर्मन सेना में अफसर बनने का ऑफर दिया। या फिर वो किस्सा कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को कई बार तोड़कर देखा गया, क्योंकि मैदान में गेंद जैसे उनकी स्टिक से चिपक सी जाती हो। 1928 के बाद अगले 4 दशक तक हॉकी की बादशाहत भारत के पास रही। ओलंपिक में हॉकी का रिकॉर्ड आज देश में जो है वो कोई दूसरा खेल भी नहीं तोड़ पाया और कोई दूसरा देश भी नहीं। हमने कुल 8 दफा ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड जीता है। किसी और खेल में ओलंपिक से इतना सोना भारत में आज तक नहीं आया और ना ही कोई और टीम ये रिकॉर्ड बराबर कर पाई या तोड़ पाई। और सिलसिले की शुरुआत कब हुई? 1928 में, जब एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0 से हराया और सिलसिले की शुरुआत हुई। पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। 4 साल बाद 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत ने मेजबान अमेरिका के खिलाफ 24 गोल दागे। अमेरिका सिर्फ 1 गोल कर पाया। जापान के खिलाफ 11 गोल। हॉकी में उस बरस 3 ही टीमें थीं और बाकी 2 को हराकर भारत दूसरी बार सोना लाया। फिर 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड जीता। इसका भी एक किस्सा है कि पहले हाफ में जब हमारी लीड इतनी ज़्यादा हो गई तो उसके बाद तय हुआ कि अब जर्मनी को हॉकी खेलना सिखाया जाए, क्योंकि ये एग्रेसिव हो रहे हैं, बॉडी ब्लो दे रहे हैं। तो भारत की टीम पास करती आगे बढ़ती, कलाबाजियां दिखाती, उनकी गोल पोस्ट तक जाती और फिर गोल किए बिना गेंद पीछे कर देती। किंवदंती है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ल्ड वॉर के चक्कर में, 2 ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चक्कर में मिस हो गए। 1948 में फिर हुए लंदन में ओलंपिक। लगातार चौथी बार भारत हॉकी में गोल्ड लाया और मेजबान देश इंग्लैंड को 4-0 से फाइनल में हराया। 1952 में गोल्ड, 56 में गोल्ड और 60 में हम फाइनल में पाकिस्तान से हार गए, चांदी लेकर आए। लेकिन 1964 के टोक्यो ओलंपिक में एक बार फिर 7वीं दफा हमने गोल्ड जीता और 8वीं दफा गोल्ड जीता 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। जीत की इतनी लंबी गाथा, ये रचते रचते हम कुछ धीमे भी पड़ने लगे थे। दशक 1970 का था। क्या हुआ इस दशक में? 1970 से पहले तक हॉकी घास के मैदान पर खेली जाती थी, लेकिन इस दशक में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, जहां पर यूरोप के देशों का दबदबा था, नया नियम बनाया कि अब घास की जगह सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ पर ही हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे। एस्ट्रोटर्फ दरअसल एक कंपनी का नाम है जो सिंथेटिक घास के मैदान बनाती है। सादी भाषा में कहें तो प्लास्टिक की घास का मैदान। इसे बनाने के लिए पॉलीमर का सहारा लिया जाता है। बनाने वाली कंपनी के नाम पर मैदानों को ही एस्ट्रोटर्फ कहा जाने लगा। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी के मैच हुए और यहाँ पर भारत की गरीबी हॉकी के आड़े आ गई। हमारे यहाँ सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ नहीं थे। हमारे लड़के घास के मैदान में ही हॉकी की प्रैक्टिस करते थे और एस्ट्रोटर्फ पर मात खा जाते थे। एस्ट्रोटर्फ हॉकी की अमीरी थी। करीब 8 करोड़ का खर्चा आता था एक टर्फ बनाने में। भारत में एस्ट्रोटर्फ के ज़्यादा मैदान नहीं बन पाए और हॉकी में हम पिछड़ते चले गए। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड जैसे अमीर देशों ने खूब एस्ट्रोटर्फ बनवाए और हॉकी में भारत पाकिस्तान के बजाय यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का दबदबा बढ़ने लगा। नतीजा ये रहा कि भारत 1980 के ओलंपिक में गोल्ड तो जीत गया,
लेकिन टीम फिर मजबूत नहीं रही। 1982 के एशियाई खेलों में हम पाकिस्तान से हार गए और इसके एक बरस बाद एक और घटना हुई। साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बना और फिर देश की नज़र क्रिकेट की तरफ चली गई। हॉकी के बजाय क्रिकेट भारतीय जनमानस में छाने लगा। 90 के दशक में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो बाजार को भी क्रिकेट के स्टार ज़्यादा सूट करने लगे। कॉर्पोरेट जगत ने भारत में क्रिकेट की फैन फॉलोइंग को अपने ब्रांड चमकाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर ओवर के बाद कमर्शियल चलते, खिलाड़ियों को विज्ञापन मिलते, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर मिलते, ग्लैमर और पैसे का बहाव क्रिकेट की तरफ हुआ और हॉकी समेत तमाम दूसरे खेल गुमनामी में जाने लगे। हर शहर, कस्बे और गांव के बच्चे सचिन तेंदुलकर बनने का सपना लेने लगे, लेकिन धनराज पिल्लई या प्रगट सिंह बनने का ख्वाब किसी के पास नहीं था। एक समतल जगह पर कहीं भी 3 डंडे रोक कर बल्ला उठाने से अब काम चल जाता था। शहरी भारत के पास जगह नहीं थी तो गली क्रिकेट शुरू हो गया। माँ बाप अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने की तैयारी करने लगे और चूंकि हॉकी में हम जीत नहीं रहे थे, हॉकी में स्पॉन्सर नहीं आ रहे थे, हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर नहीं हो रहा था, तो वो पिछड़ती चली गई। प्रतिस्पर्धा कम हुई तो टैलेंट कम हुआ। कोई हॉकी खेलना चाहता था तो सुविधाएं नहीं थी और सरकार को भी लगा कि जनता की दिलचस्पी नहीं तो ध्यान नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1928 में मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की जो मशाल जलाई थी वो 2008 में आकर बुझ सी गई। 88 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। 2012 के ओलंपिक में भी भारत आखिरी 16 में रहा और 2016 में भी ऐसा ही प्रदर्शन रहा। लेकिन फिर आया टोक्यो ओलंपिक। दशकों बाद पहली बार भारत ने हॉकी से मेडल की उम्मीद लगाई। बरसों बाद पहली बार भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची। सेमीफाइनल की मैच हार गई, लेकिन दोनों ही टीमों से ब्रॉन्ज की उम्मीद अभी बरकरार है। पहली बार हॉकी की भारत में इतनी बात हुई, रिवाइवल की उम्मीद दिखी और फिर से उठने की वजह भी वही मानी जा सकती है जो बर्बादी की शुरुआती वजह रही। अगर खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ट्रेनिंग पर पैसा खर्च होगा, अच्छे कोच रखे जाएंगे तो जाहिर है खेल का स्तर सुधरेगा। हॉकी के लिए ये काम किया ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ओडिशा की छवि एक पिछड़े से गरीब से राज्य की है, लेकिन पिछले 5 बरस में हॉकी में ओडिशा ने खूब मेहनत की। समझिए कि अभी देश में हॉकी के माई बाप नवीन पटनायक और ओडिशा की सरकार है। आपने टोक्यो में खेलते भारतीय हॉकी खिलाड़ियों की जर्सी पर ओडिशा लिखा देखा होगा, इसलिए कि यही राज्य भारत की महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों को स्पॉन्सर कर रहा है। जी, भारतीय हॉकी टीम को खर्च का एक बड़ा हिस्सा ओडिशा राज्य देता है। 2018 में ओडिशा ने हॉकी टीमों की स्पॉन्सरशिप ली थी अगले 5 बरस के लिए। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए रखे हैं। इससे पहले सहारा कंपनी के पास ये स्पॉन्सरशिप थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य सरकार राष्ट्रीय टीम को स्पॉन्सर कर रही है। बात स्पॉन्सरशिप तक खत्म नहीं होती। ओडिशा सरकार हॉकी के लिए एक मिशन पर निकली है। इसको बढ़ावा देने के लिए मन से काम कर रही है, स्टेडियम बना रही है, ट्रेनिंग सेंटर बनवा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट करवा रही है। राउरकेला में 356 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा जिसमें 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। भारत में हॉकी के पिछड़ने की वजह हमने आपको बताई थी, सिंथेटिक टर्फ। ओडिशा ये कमी भी नहीं रहने देता। राज्य में 1-2 नहीं, दर्जनों एस्ट्रोटर्फ वाले हॉकी के मैदान हैं। सुंदरगढ़ जिले के तो सभी 17 ब्लॉक में सरकार एस्ट्रोटर्फ बनवा रही है। 2018 में नवीन पटनायक सरकार ने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर कलिंग स्टेडियम में हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, जहां हाई लेवल की ट्रेनिंग खिलाड़ियों को दी जा सके। इसी तरह के 12 और ट्रेनिंग सेंटर ओडिशा में है। समझिए, पूरे देश में हॉकी सिखाने के जितने संसाधन नहीं, उससे ज्यादा अकेले ओडिशा राज्य में। सरकार खूब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवा रही, मसलन 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल और फिर 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा में हुआ। 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप का मेजबान भी ओडिशा ही है। यहाँ के भुवनेश्वर और राउरकेला में वर्ल्ड कप के मैच होंगे। हॉकी को सुधारने में राज्य सरकार ने अच्छी नियत और खर्चा बढ़ाया तो बढ़िया कोच भी मिले। टेडी वॉल्स, रॉयल्टन, ऑल्टमस और ग्राहम रेड भारतीय हॉकी टीम के कोच रहे। इससे खेल में सुधार आया। महिला हॉकी टीम के कोच अभी शार्ड मारिन हैं, डच टीम के खिलाड़ी रहे। इन सब वजहों से देश में हॉकी के स्तर में तब्दीली आनी शुरू हुई। कुल मिलाकर अभी बेहतरी तक पहुंचने का रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है। एक बात और, जब हम ओडिशा सरकार के प्रयासों की बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के हिस्से की बात भी बता देते हैं। केंद्र सरकार खेलो इंडिया कैंपेन चलाती है, उसका खूब प्रचार भी आपको दिखेगा। खेलो इंडिया और बजट कीवर्ड को गूगल पर एक साथ सर्च करेंगे तो जनवरी की खबर मिलेगी। खबर की भारत ने इस साल खेलो इंडिया का बजट 230 करोड़ रुपए घटा दिया। सारे खेलों पर केंद्र सरकार लगभग 2500 करोड़ रुपए इस साल खर्च करेगी। बजट की घोषणा के मुताबिक
तो जब हम खूब सारे मेडल की उम्मीद करते हैं तो उसके लिए खर्चा भी खूब सारा करना पड़ेगा, अच्छी नीयत के साथ करना पड़ेगा, कमियां दूर करनी पड़ेंगी। मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देने वाली परंपरा बदलनी पड़ेगी। वो करोड़ों रुपए खेल पर खर्च करिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टैलेंट को स्पॉट करिए, स्कॉलरशिप दीजिए, बढ़िया सुविधाएं दीजिए, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दीजिए। तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे खिलाड़ी सिर्फ मेडल के लिए तैयार नहीं होंगे, सिर्फ बहुत अच्छा खेले तक सीमित नहीं होंगे, वो पोडियम पर खड़े होंगे और उनके गले में मेडल चमचमा रहे होंगे। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। दिन बीतेगा, 5 अगस्त आ जाएगा कैलेंडर में और 5 अगस्त का जिक्र आते ही 2 बड़ी घटनाओं का जिक्र आता है। एक, अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा हुआ और दूसरा 2 बरस पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की पहचान बदल दी गई। कैसे बदल दी गई? लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू को यूटी बनाया गया तात्कालिक तौर पर और 370 की धारा को निष्प्रभावी कर दिया गया। अब देश में 2 विधान 2 निशान नहीं है। लल्लन टॉप की डॉक्यूमेंट्री टीम जम्मू कश्मीर के हालात समझने के लिए गई, रजत सेन और रूहानी, और इस टीम ने क्या देखा हम आपको पॉलिटिक्स की बात नहीं बताएंगे, उस पर साल भर चर्चा होती है, हम भी करते हैं, बाकी भी करते हैं। हम आपको जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की एक कहानी सुनाएंगे। इस बार डॉक्यूमेंट्री का सेंट्रल पॉइंट शिक्षा है। विश्व भर में लॉकडाउन लगा बीते साल यानी 2020 में, लेकिन कश्मीरी कहते हैं कि हमारे लिए ये लॉकडाउन 3 दशक पुराना है। ऐसे में नई पौध को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रोजाना किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, इसी पर है ये डॉक्यूमेंट्री। कल शाम 5 बजे आप इसे लल्लन टॉप चैनल पर जरूर देखिए। फिलहाल आप इसका प्रोमो देखिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। ये पैंडेमिक हिस्ट्री में आते हुए रहते हैं, ये 2-3 साल 4 साल जब तक चलेगा, लेकिन हम अपने बारे में जब सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। एंगल AOD अच्छा, हीरो कौन सा पसंद है ये बताओ। शाहरुख खान। जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले, और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे। हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे। यहाँ से चढ़ते चढ़ते हमें बहुत तकलीफ होती है। स्टूडेंट्स को 3 से 3.5 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक करना पड़ता है। हमारा तो फ्यूचर पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारी 3 जनरेशन कंज्यूम हो चुकी है। ये यहाँ से उठती है बात, कॉन्फ्लिक्ट में रहना कितना डिफिकल्ट है।